खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जे के। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक और अज़बवादा आपके सामने सुबह 8:35 पर आ चुके हैं और उम्मीद है कि आपकी खैरियत से निकली होगी, आपका हफ्ता ठीक तरीके से निकला होगा। और जब हम आज आपके सामने आए हैं तो कोशिश करेंगे कि आपको बाखबर करें कि पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ जम्मू कश्मीर की सियासत में हुआ है, मुल्क की सतह पर क्या है, बिनुक़वामी सतह पर क्या कुछ सूरत हाल है। हर एक पर आपकी पल पल का अपडेट ज़रूर करेंगे। आज 26 तारीख है, यानी आहिस्ता आहिस्ता करके अप्रैल का महीना भी हमसे रुखसत पजीर हो रहा है। 24 तारीख आज है और शुरुआत में आपको ये भी याद दिलाते चले कि TV पर आप तो हमें देखते ही हैं। आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारे फेसबुक पेज पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी, जहां पर खबरें, तज़िये, तफसीरें आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने जब लिखना पढ़ना कहा है तो एक तो TV वहां पर चल ही रहा है, हमारी लाइव नशरियात वहां पर भी आप देख सकते हैं। बाकी जो आप तहरीर करते हैं, हम तक पहुंचाते हैं, चाहे वह हालात हज़रात के हवाले से प्रोग्राम हो या कुछ और मामला हो, तो ज़रूर हमारी ये कोशिश रहती है कि उन तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं जगह दी जाए, स्पेस दी जाए, ताकि आपका और हमारा रिश्ता, आपका और हमारा राब्ता जो हो और मजबूत हो। 3 पड़ावों पर आज भी प्रोग्राम होगा जी। पहले पड़ाव पर 9 बजे के आसपास हम ब्रेक लेंगे। दूसरा पड़ाव होता है 9:30 पर, और लेकिन 30 मिनट के बाद, यानी जब हम तीसरे पड़ाव में चले जाते हैं और आखिरी 10 से 15 मिनट आपके लिए वक्फ रखे जाते हैं, आज भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आप लें। 9:40 के आसपास आप कॉल करना शुरू करेंगे, लेकिन तब तक आप इंतजार कीजिएगा और देखिएगा खबर एक एक करके, जो खबर तह तक हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे। दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मेरे दोनों साथियों ने ज्वाइन किया है, ज़हूर गुलजार और आसिफ रशीद ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आसिफ, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। आज मंडे है, यानी एक नए हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है और नए प्रोग्राम के साथ आपके खिदमत में हम हाजिर हैं। 8:38 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम का आगाज करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। आज का दिन खास क्यों है, कुछ अहम पॉइंट्स आज के दिन के हवाले से, माजी में कुछ बड़े इवेंट्स हिंदुस्तान और आलमी तारीख में, सबसे पहले ज़हूर वो आपके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज 24 अप्रैल है साल 2023। ताहम माजी में आज के दिन के हवाले से क्या कुछ हुआ है, कुछ चंद और अहम वाक़ात आपके सामने रखेंगे। आज के दिन 1704 में बोस्टन न्यूजीलैंड को अमेरिका का पहला कामयाब अखबार होने का शरफ हासिल हुआ था। वो आज ही का दिन था जब इसको ये अखबार शाया हुआ था। और आज के दिन 1762 में, 24 अप्रैल 1762 में रूस और पर्शिया ने अमन मुआहदे पर दस्तखत किया था। दोनों मुल्कों के दरमियान अमन कायम हुआ था आज के दिन। और आज के दिन 1865 में टेलीग्राफ सिस्टम फ्रांसिस्को में ऑपरेशन के लिए शुरू किया गया था और फायर अलार्म और पुलिस ये टेलीग्राफ सिस्टम ये शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी 1865 में। और आज के दिन 1877 में रूस ने तुर्की से जंग का ऐलान किया था। दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हुआ था, वो आज के दिन इसकी शुरुआत हुई थी। और आज के दिन 1954 में ऑस्ट्रेलिया और रूस के दरमियान सफारती ताल्लुकात मुनक़ता हो गए थे। दोनों मुल्कों के दरमियान आज के दिन सफरी ताल्लुकात या तिजारत जो है वो ख़त्म हुआ था। और आज के दिन 1995 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2.5 लाख बिहारियों को पाकिस्तान वापसी पर मुज़ाकरात हुई थे। दोनों मुल्कों के दरमियान ये मुज़ाकरात हुआ था और 2.5 लाख को बिहारियों को पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा, इसके लिए दोनों मुल्क के दरमियान बातचीत हुई थी। और आज के दिन 1998 में हिंदुस्तान क्रिकेट ने शारजा में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर कोका कोला कप जीता था। वो आज ही का दिन था, साल 1998 में। और आज के दिन 24 अप्रैल 1973 में हिंदुस्तान क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, इनकी पैदाइश आज ही के दिन हुई थी। आज इनका जन्मदिन है। 1973 में इनकी पैदाइश हुई थी, क्रिकेट के शहंशाह सचिन तेंदुलकर का। चलिए, हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद बढ़ते हैं आगे, खबरों की तरफ चलेंगे। और सबसे पहले आज भारत और चीन के हवाले से बात होगी। आगे चलकर आपको बताएंगे कि मौसम कैसा है, राब्ता सड़कों की सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन शुरुआत भारत और चीन की खबर के साथ। इशफाक, चलिए जनाब, जरा भारत और चीन और मशरकी लद्दाख के हवाले से आपको अपडेट करते रहे, क्योंकि सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है और दिफाई ज़राया जो हमारे हैं वो इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। चीन
और भारत के अफवाज के दरमियान एक बार फिर मुज़ाकरात हुए हैं और 18वें दौर के मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं। और ये मुज़ाकरात जो हैं ये चशुल मोल्दो के मुकाम पर हुई है, जो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट है वहाँ पर ये हुई है। भारत चीन के बीच में मशरकी लद्दाख के अंदर मुज़ाकरात हुई है। 18वें दौर की ये बातचीत हुई है। और ये बातचीत कब हुई है? जब वज़राए दिफा का इजलास, SCO का इजलास दिल्ली के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है और चीन के वज़ीर दिफा की भारत आमद है, उससे पहले एक बड़ा मूव हुआ है। और ये मूव हुआ है मशरकी लद्दाख के अंदर, जहां पर 18वें दौर की मिलिट्री टॉक्स भारत और चीन के दरमियान मुकम्मल हुई है। चुशुल मोल्दो का बॉर्डर मीटिंग पॉइंट है, जहां पर ये रात देर गए मीटिंग मुकम्मल हुई है। भारत की तरफ से लगातार इस बात पर जोर दिया गया है कि डेमचोक, दिप्सांग और मगरबी लद्दाख के अंदर, मशरकी लद्दाख के अंदर जहां पर अफवाज चीन इस वक्त मौजूद है, वो वापस अपनी उस लाइन पर चली जाएं जो आज से 3 साल पहले लाइन खींची गई थी। भारत और चीन के बीच में मुज़ाकरात कब हो रहे हैं? जब दिल्ली के अंदर शंघाई ताउन का इजलास मुनक्किद होने जा रहा है और 27 और 28 तारीख को 28 अप्रैल को दिल्ली के अंदर जो है वो अहम तरीन इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के वज़राए दिफा का इजलास, जिसमें राजनाथ सिंह साहब सदारत करेंगे और चीन की तरफ से जो दिफाई वजीर है लीज, वो यहाँ पर दिल्ली की उनकी आमद मुतवक्का है। और उससे पहले ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है लद्दाख के अंदर, जहां पर 18वें दौर की बातचीत जो है वो मुकम्मल हुई है। और दोनों तरफैन की तरफ से जो जराया है, चाहे चीनी मीडिया की हम खबर को देखें या वज़ीर दिफा या वज़ारत दिफा की खबर को अगर हम माने, तो जनाब वज़ीर दिफा चीन लाई शुंगाओ की भारत दौरे से पहले ये अहम तरीन पेशरफ्त हुई है, जहां पर दोनों अफवाज ने चशुल मोल्दो के मुकाम पर 18वें दौर की बातचीत जो है वो की है। इससे पहले आपको याद होगा कि लगातार मुज़ाकरात हुई है, कई मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, कई लैतुलैल की शिकार हुई है। ताहम इस बार भारतीय अफवाज की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल रेशम बाली साहब जो कमांड कर रहे थे 14th कॉर्प के, उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है और चीन का भी मौक़िफ़ जो है वो सुना गया है। ताहम लगातार एक बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त सामने आ रही है कि 18वें दौर की बातचीत जो है वो मुकम्मल हुई है और दिप्सांग चशुल मोल्दो का मुकाम है, जहां पर दोनों अफवाज के बीच में तकरीबन 13 से 14 घंटे तक की मुज़ाकरात जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। याद रखिएगा, इससे कबल 17 दौर की बातचीत हो चुकी है और 17th राउंड जो हुआ था वो 20 दिसंबर को लास्ट ईयर हुआ था, जिसके बाद दोनों तरफैन की तरफ से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी कर दिया गया था और दोनों ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया था कि मुज़ाकरात सही सिमत में आगे बढ़ रहे हैं और फौजी इनखला का जहां तक मामला है उसमें मजीद वक्त लग सकता है। चीन ने इशारों में इस बात को कह दिया था। उसके फौरन बाद आपको याद होगा कि लगातार ट्रैक 2 और ट्रैक 1 पर काम जारी है और उस बीच अब 18वें दौर की बातचीत मुकम्मल हुई है। भारत और चीन ने चशुल मोल्दो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट जो है वहां पर तकरीबन 18 घंटे की तवील मुज़ाकरात को मुकम्मल कर दिया है। GCO लेवल के अफसर जो थे, JCO लेवल के जो अफसर, GCO लेवल के जो अफसर हैं वो इंडियन डेलीगेशन के अंदर मौजूद थे और उन्होंने भारत का मौक़िफ़ जो है वो रख दिया है। ताहम इंतजार होगा कि क्या इसमें जो दिप्सांग और दीगर इलाकों का जिक्र किया गया है, डेमचोक और दिप्सांग जो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर लगातार जो है वो चीन की नज़रें भी बनी हुई है, क्या वो यहाँ पर इनखला हो सकता है, नहीं हो सकता, एक बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ी बात कि दिल्ली के अंदर जो 27 अप्रैल और 28 अप्रैल को 2 रोज़ा इजलास वज़राए दिफा का यानी डिफेंस मिनिस्टर्स का SCO का होने जा रहा है, उससे चंद घंटे पहले चीन की तरफ से यह हामी भर ली गई कि वो मशरकी लद्दाख के मामले पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है और मुज़ाकरात का एक और दौर जो है वो मुकम्मल हो गया है। इंतजार रहेगा कि वज़ारत ख़ारिजा का और वज़ारत दिफा का जो तफसीली बयान सामने आएगा। ताहम दोनों की तफसीली बयान अभी आना बाकी है, लेकिन हमारे जो ज़राया चाहे वज़ारत ख़ारिजा के अंदर है, वज़ारत दिफा के अंदर है और ये चीनी मीडिया को जब आप कंपाइल करके देखें तो पता लग रहा है कि मुज़ाकरात मुकम्मल हुए हैं, दोनों तरफैन की तरफ से बात रखी गई है। ताहम भारत ने अपने मौक़िफ़ में कोई भी तब्दीली नहीं लाई है और जो पहले दिन मुज़ाकरात के अंदर मौक़िफ़ था कि उस चीज़ को रेस्टोर किया जाए, जब पहला
पहली बार दोनों फौजें आमने सामने आई थी, यानी वापस अपनी अपनी लाइनों पर खींचा जाए, वापस चला जाए, तभी जाकर मुज़ाकरात और माहौल को जो है वो साजगार बनाया जा सकता है। याद रखिएगा, वज़ीर ख़ारजा चीन का भी एक बयान गुज़श्ता दिनों सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये साफ किया था कि सरहदी तनाव को लेकर मुज़ाकरात के जरिए से मसाइल का हल निकाला जा सकता है, ताहम चीन अपने बुनियादी असूल से इनहराफ नहीं करेगा। यह बयान भी सामने है। और आपको याद होगा कि जब भारत के मौक़िफ़ की हम बात करते हैं तो भारत की तरफ से वज़ीर ख़ारजा का बयान वो इंतहाई अहम है कि हालात इंतहाई संगीन है, मुज़ाकरात के दरवाजे भारत ने तो खोल दिए हैं, लेकिन इसे कमजोरी ना समझा जाए। वज़ीर दिफा का बयान भी गुज़श्ता दिनों सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया था कि मुज़ाकरात के जरिए से मसाइल का हल भारत हमेशा चाह रहा है, लेकिन चीन को भी एक कदम आगे बढ़ना होगा, न कि वो कदम जो वो एक पीछे और दो आगे बढ़ा रहा है। इस तरीके का बयान वज़ीर ख़ारजा का, वज़ीर दिफा का आया था। और आर्मी चीफ ने हालात को कैसे कहा था कि धमाका खेज है, लेकिन अमन और मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं और इसलिए उन्हें उम्मीद है कि मसाइल का हल निकाला जाएगा। तो उन्हीं बयानों के बीच 18वें दौर की बातचीत मुकम्मल हुई है मशरकी लद्दाख के अंदर, और इंतजार रहेगा कि ऑफिशियल हैंड आउट के अंदर क्या कुछ अभी तक कहा जाएगा। फिलहाल जो हमारे सोर्सेज डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर है, फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर है, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या चीन की इस्टेब्लिशमेंट के जब अखबार उनको आप खंगालते हैं तो पता लगता है कि मुज़ाकरात पुरअमन माहौल में हुए हैं और दोनों तरफैन की तरफ से अपना अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा गया है। जी आसिफ। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो फौजी तातुल है उसको खत्म करने की कोशिशों के बीच 17वें दौर की जो बातचीत हुई थी वो 20 दिसंबर को हुई थी पिछले साल। तो ये 18वें दौर की बातचीत थी। अब जो जॉइंट स्टेटमेंट आएगा उस पर भी सबकी नजरें रहेंगी, और सिर्फ 2-3 दिनों का वक्त बाकी है, जब 27 और 28 अप्रैल को शुरुआत में इशफाक ने आपको बताया कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं वो नई दिल्ली के अंदर मुलाकात करेंगे, तो वहां भी सबकी नजरें रहेंगी। उससे पहले 18वें दौर की बातचीत कितनी मुस्बत रही है, इस पर भी तफसीली जायजा रिपोर्ट सामने आने के बाद ही, या जो डिटेल वाइज दोनों तरफ से स्टेटमेंट आएगी उसके बाद ही किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात मौसम की फटाफट से आपको बताते हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ एक मकामात से हल्की बारिश की इतलात है, लेकिन बेशतर मकामात पर मौसम आज साफ है, खुश्क है। जम्मू के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता और कश्मीर वादी के अंदर भी कुछ एक मकामात से जहां पर मौसम बेहतर हो रहा है, लेकिन लद्दाख खित्ते को जम्मू कश्मीर के साथ मिलाने वाली वाहिद जो शाहरा है श्रीनगर लेह शाहरा, आज 8वां दिन है मुसलसल ये शाहरा बंद है। परेशानियां बढ़ रही हैं, हालांकि 3 दिन का वक्त दिया गया था। जुजिला के आसपास बर्फानी तोदे गिर रहे हैं, और जो तस्वीरें आपको बताएंगे वो एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप गुलिस्तान न्यूज पर सबसे पहले देखेंगे। और ये वो मकाम है जहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारान मुसलसल जिम्मेदारी संभाले हैं, मैन इन मशीनरी काम कर रही है, लेकिन इस खतरनाक इलाके के अंदर बदलते मौसम के बीच, हालांकि आपको धूप खिली हुई नजर आ रही होगी, कल पूरा दिन मुतअद्दिद मकामात पर जुजिला के आसपास मशीनें भी चलती रही, काम भी साथ साथ होता रहा, लेकिन बर्फीले पहाड़ों के बीच में जहां अब भी खबर है कि तकरीबन 2.5 से 3 फीट के आसपास बर्फ अभी भी जमा है, वहां पर मजीद ऊपर से बर्फ गिरती नीचे आ रही है, जो परेशानी का सबब बन रही है। अब ये जो तस्वीरें हैं, ये परेशानी आम शहरियों के लिए तो कर ही नहीं, लेकिन खुद बीआरओ के लिए मुसीबत बन गई है, जो लगातार पिछले दिनों से काम कर रहे हैं। हालांकि 67 दिनों का रिकॉर्ड वक्त लेकर सिर्फ 67 दिनों के अंदर इस शाहरा को खोल दिया गया था, लेकिन आज 8वां दिन है जब मौसम खराब हुआ था। लगातार कुछ एक इलाकों में हल्की बर्फबारी देखी गई थी, उसका असर वाला इलाकों के अंदर देखा गया था। और ये तस्वीरें जुजिला के दाएं और बाएं दोनों अतराफ की हैं। फिलहाल आज 8वां दिन है, अभी भी इतलात हैं कि हाईवे बंद है। सलीम वानी के पास चलेंगे, सेंट्रल कश्मीर। सलीम, क्या मजीद डिटेल्स हैं? तस्वीरें भी बता रही हैं और अभी लग रहा है कि शायद मजीद वक्त लग सकता है, परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं, जैसे जैसे मैन एंड मशीनरी काम कर रही है, और ऊपर से और भी जो बर्फीला ये जो बर्फीले पहाड़ हैं वो भी पिघलना शुरू हुए हैं, और मौसम अच्छा होने के बावजूद भी काम में खलल पड़ रहा है। देखो आसिफ, जो श्रीनगर लेह राजमार्ग के 17 तारीख को जो बीआरओ ने 2 दिन का टाइम मांगा था, लेकिन वो 2 दिन भी खराब मौसम की वजह से बीआरओ को कोई काम वहां पे नहीं हो सका। फिर 19 तारीख को भी वही सेम चीज थिंग हुआ कि 20 और 21 दिन का मांगा था, तो उस टाइम भी मौसम खराब रहा। लेकिन 2 दिन से जो बीआरओ को काफी मुश्किलातों के सामने काम करना पड़ता है जोजिला में। कल शाम में भी हमारी बात हुई ऑफिशियल से, और उनका यही कहना है कि हमको 1 घंटा काम करना पड़ता है, तो ऊपर से जो एवलांचेस आते हैं, लैंडस्लाइड्स आते हैं, इस बार काफी एवलांचेस आए, काफी लैंडस्लाइड्स आई। अभी जो वीडियो आपने दिखाया इसमें आपको क्लियर ये दिखा रहा है कि रोड पूरी तरह से डैमेज हुआ है, और काफी सारा रोड जो है जोजिला का वो डैमेज हुआ है। लेकिन जोजिला
बीआरओ के ऑफिशियल जो ये बता रहे हैं कि इस बार हमको काफी मुश्किलात आए हैं रोड खोलने में। जो अभी पिछले 4-5 दिन में जो बर्फबारी हुई है, 2.5 फुट के करीब बर्फ जोजिला में गिरी हुई है, और इसी तरह बीआरओ को काफी मुश्किलात करना है। लेबर्स को कल बाल एक इंसिडेंट के बावजूद भी जो बिल्डोजर ड्राइवर का जो बाल बच गया है, तो इसलिए बीआरओ को काफी वहां पे केयर करना पड़ता है काम करने के टाइम। लेकिन इनकी जो अनथक कोशिशों की वजह से ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि आज शाम को तक ही हम रोड को खोल सकते हैं अगर मौसम ने साथ दिया, क्योंकि जोजिला में 1 बजे के बाद 2 बजे के बाद मौसम चेंज भी होता है, बारिश भी हो सकती है। लेकिन कल पूरा दिन उनको काम करने का टाइम मिला है और पूरी तरह से सुबह के 6 बजे ये काम स्टार्ट हो रहा है। आज भी प्रेडिक्शन है, मौसम साफ है। मीनामर्ग और सोनामर्ग वहां पर इतलात हैं कि दोनों तरफ गाड़ियां फंसी हैं, तो प्रायोरिटी कहां से है, उस तरफ से या इस तरफ से पहले गाड़ियां छोड़ी जाएंगी? सप्लाई वाली गाड़ियां भी बीच में होंगी? देखो आसिफ, जो श्रीनगर लेह राजमार्ग है, अभी देखो श्रीनगर से सोनमर्ग तक 4-5 जगहों पे गाड़ियों का एक बड़ी तादाद है, चाहे वो सोनमर्ग का ट्रक यार्ड हो, चाहे आप कंगन सब डिवीजन में 3 मुकामात पे आप लेबर्स है जिनको कंगन सब डिवीजन के यूथ्स ने कल एक अपना वहां पे ड्राइव चलाया, खाना दिया और वहां पे बिरयानी उनको डिस्ट्रीब्यूट की, क्योंकि लेबर्स के बाद उसने पैसे नहीं होते जिनको लद्दाख जाना है काम के लिए। लेकिन ट्रक्स है जो सुंबल में रुके पड़े हैं, श्रीनगर लहसारा पे काफी जगहों पे गाड़ियों का एक बड़ा तादाद वहां पे रुके हैं। लेकिन अब जब रोड खुलेगा उसके बाद ही एडवाइजरी होगी कि पहले किस टाइप का किस पास से रोड को खोल दिया जाएगा। अगर श्रीनगर लेह में देखा जाएगा तो इस टाइम लद्दाख में भी काफी सारे बड़ा इंपॉर्टेंट है जी सलीम, जब हम श्रीनगर लेह कौमी शाहराह की बात करते हैं, इस बार कहा गया कि हमने जी रिकॉर्ड तोड़ वक्त में इसको खोल दिया जी, बहुत पहले खोल दिया। क्या हम ये माने कि ये कैलकुलेशन गलत है और जो माजी में एक्सपर्ट्स का व्यू था कि अप्रैल के आखिर में इसको खोला जाए वही सही है? क्योंकि अक्सर तो रास्ता बंद ही है, हम तो वहीं पर आ गए अप्रैल के आखिर पर ही। एक दिन रोड खोलने से, शो ऑफ करने से तो मामला हल ही नहीं हुआ हमारा। बिल्कुल गौर साहब, आपका सवाल सही है, क्योंकि अगर माजी में देखा जाए जब जम्मू एंड कश्मीर था तब डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ये फैसला लेता था बीआरओ के ऑफिशियल से कि रोड को कब हम पूरी तरह से खोल देंगे। लेकिन अगर आप देखोगे 67 दिन के बाद तो रोड तो खुल गया, लेकिन पिछले 20-25 दिन में खाली 1 महीने में खाली रोड 3 या 4 या 5 दिन ज्यादा से ज्यादा रोड गाड़ियों पे उसमें चली। लेकिन अगर बेशतर आप देखोगे कि रोड को 1 दिन खोलना पड़ता है, 4 दिन बंद करना पड़ता है, क्योंकि इस बार एवलांचेस बहुत आए हैं, लैंडस्लाइड्स बहुत आए हैं, काफी मुश्किलात बीआरओ को उठाने पड़ते हैं। यही वजह है कि बीआरओ का इसमें बहुत ही अहम रोल रहता है कि उन्हीं की बदौलत ये, क्योंकि जोजिला में नेटवर्क भी नहीं चलता है। जब हम भी ऑप्शन से राब्ता करना स्टार्ट करते हैं तो हमको भी आधा पौना घंटा मुश्किलात वहां पर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। 9 बज रहे हैं लेकिन अभी तक का जो अपडेट है, एक तरफ वो हाईवे बंद है तो जो ट्रैफिक हुकाम की तरफ से मजीद अपडेट दिया जा रहा है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का, वहां पर आप सफर कर सकते हैं। मौसम आज आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हुआ और प्रेडिक्शन पहले से थी कि 23 अप्रैल के बाद मौसम खुश्क होगा, लेकिन फिलहाल श्रीनगर लेह शाहराह पर आप सफर नहीं कर सकते, अभी भी बंद है। इधर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ओपन है। मुगल रोड का भी इंतजार शायद 1-2 दिन में खत्म हो, लेकिन फिलहाल जो ऊपरी इलाके में दोबारा बर्फबारी हुई थी उसकी वजह से, कुछ लैंडस्लाइड्स की वजह से काम थोड़ा सा सुस्त पड़ा, लेकिन फिलहाल ट्रैफिक को वहां पर भी एक तरफा नहीं छोड़ा गया है। चलिए जनाब, आसिफ ने मुगल रोड की बात की है तो जरा आपको उस एनकाउंटर का अपडेट भी बताते चले, जो पहले तो कुदरती हादसा लग रहा था, लेकिन बाद में जब तहकीक हुई, बाद में जब मामला सामने आया तो शाम होते होते इंतजामिया ने मान ही लिया कि जनाब मिलिटेंटों का खुदकुश हमला था और यह पुंछ में हुआ था। बटादूरिया इलाका आपको याद होगा जहां पर यह पूरा इंसिडेंट चला हुआ था, और उसके बाद वसी इलाके का ऑपरेशन शुरू किया गया। गालिबन आज 5वां दिन है जी इस ऑपरेशन का। आज जब सुबह की मैं आपको अपडेट पहले बता दूं, इस पूरे वसी इलाके के अंदर आर्मी का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। एयरफोर्स, आर्मी और एनएसजी और दीगर कमांडोज जो है वो वसी इलाके का कॉर्डन कर चुके हैं और तरह तरह से पूछताछ लोगों से भी हो रही है। इस इंसिडेंट के पस मंजर में अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है और कुछ लोगों को एहतियातन हिरासत में भी ले लिया गया है। मिलिटेंट इस हमले की जब हम बात करते हैं तो जो जराया हमारे बता रहे हैं, अगर अभी सेना यानी आर्मी की तरफ से, फौज की तरफ से या फिर पुलिस की तरफ से ऑफिशियली कोई भी बात सामने नहीं रखी गई है, लेकिन इस इंसिडेंट में जो ईद से पहले हुआ था इसमें अब कई डिटेल्स सामने आ रही है। एक ये आ रहा है कि मिलिटेंट
खुदकार हथियार राइफल जो उस गाड़ी के अंदर थे वो अपने साथ ले गए हैं। पहली खबर ये आ रही है, मैंने पहले कहा कि जनाब आर्मी और पुलिस की इसकी तस्दीक होना बाकी है। जराये से हमारे पास खबर आ रही है, दिफाई जराया जो हमारे हैं। दूसरी बड़ी बात ये बताया जा रहा है कि जनाब पूछताछ का अमल बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। द्विवेदी साहब वहाँ चले गए, एनएसए और दीगर अफसर जो है वो वहाँ पर है, एनआईए के अफसर वहाँ पर मौजूद है और तरह तरह से पूछताछ हो रही है। खाना बदोश जो अखनूर से आगे पीछे जाते हैं उनसे भी इंटेलिजेंस इनपुट लेने की कोशिश की जा रही है कि कहीं पर उन्हें रास्ते में किसी को मशकूक तो नहीं देखा है। तो ये सारी चीजें एक तरफ से चल रही है। दूसरी तरफ से दो लोगों की गिरफ्तारी और हुई है, यानी मियां और बीबी की गिरफ्तारी हुई है। उन पर यह इल्जाम है कि जनाब उन्होंने इन मुश्तबे अफराद को पनाह दी, घर में या पनाह दी या खाना दिया है। अभी ये मुश्तबे है, अभी इसमें भी तस्दीक होना बाकी है, लेकिन पूछताछ चल रही है। कुल मिलाकर अभी तक 30 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है और मजीद पूछताछ का अमल जो है वो जारी है। अब ये जो एनकाउंटर हुआ है जिसमें 5 फौजी जवान जिस तरीके की सूरत हाल उभर कर सामने आई है, मारे गए हैं, गाड़ी में आग लगी है, तो अब ये कहा जा रहा कि जनाब ये जो हथियार इस्तेमाल किया गया था ये कोई आम हथियार नहीं था, स्टील बुलेट्स इस्तेमाल की गई थी। यानी वो स्टील बुलेट्स जो बुलेट प्रूफ में से भी घुसकर खतरनाक, घातक और हमलावर हमला को और ज्यादा तेज कर सकती है। यानी स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल हुआ था। इब्तिदाई जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उन्होंने इस बात का इशारा जरूर दिया कि ना स्टील और बुलेट्स का इस्तेमाल हुआ है और ये 2 जगह से आती है, या तो अमेरिका से आती है या चीन से आती है। अब ये कश्मीर के मिलिटेंट, कश्मीर के अंदर जब ये इस्तेमाल हुआ तो आया कहां से है? तो सीधी सी बात है कि अफगानिस्तान के अंदर नेटो अफवाज ने जो माल छोड़ दिया था, यानी जो हथियार छोड़ दिया था जिनमें खुदकार राइफल्स थी और इस तरीके के स्टील बुलेट्स थे, तो ये कहीं ना कहीं रूट होते हुए पाकिस्तान से रूट होते होते अब कश्मीर के मिलिटेंटों के पास जो बच्चे कुचे मिलिटेंट है उन तक भी पहुंच चुका है। नंबर 1 और नंबर 2 जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस है जी जम्मू जोन के मुकेश सिंह साहब, उनकी तरफ से भी इस बात को कहा गया कि जनाब ये सारी इनपुट्स तो आती रहती हैं। श्रीनगर में भी इस तरीके का खबर आई थी कि जनाब ये हथियार इस्तेमाल हुआ था, लेकिन हम एक स्ट्रेटेजिकल ऑपरेशन इस पूरे मामले में चला चुके हैं और ये स्ट्रेटेजिकल ऑपरेशन जो है ये कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन है जिसमें तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के जवान है, जिनमें आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिस है और बैक एंड पर हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां वो ट्रैक डाउन करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है उन मिलिटेंटों को जिन्होंने ये खुदकुश हमला या जिन्होंने जिस तरीके से ये हमला वहां पर किया है। इस वक्त की सिचुएशन जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया, एक मैसिव सर्च ऑपरेशन चल रहा है जी बटादुरिया फॉरेस्ट के अंदर और ये जो ऑपरेशन है इसका आज गालबन चौथा या 5वां दिन इस वक्त हो चुका है। जम्मू की ओर आने वाली सभी गाड़ियां या जम्मू से इस एरिया की ओर जाने वाली गाड़ियों को मॉनिटर किया जा रहा है, बाज़ाब्ता तौर पर नाके लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई मुश्तबह शख्स जो है वो स्लिप आउट ना हो सके। और ये जब मैं ये सारी आपके सामने डिटेल्स रख रहा हूं तो ये बात भी सामने आ रही है जो एस्टैब्लिशमेंट के लोग बता रहे हैं, लेकिन इसमें तस्दीक होना बाकी है कि जनाब ये जो जवान मारे गए थे जिस गाड़ी में ये हमला हुआ था उसमें कुछ हथियार था। अब ये हथियार क्या था जी? राइफल थी, किस तरीके का हथियार था वो मिलिटेंट उड़ाने में कामयाब हुए हैं। ये खबरें इस वक्त सबसे ज्यादा गश्त कर रही है, ताहम कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन या कोई आर्मी की तरफ से कोई वर्ड इस पर नहीं बताया गया है। तो ये सूरत हाल है जी पूरी, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी इसमें देख रही है, एनआईए इसमें देख रही है, पुलिस इसमें देख रही है, एस्टैब्लिशमेंट के लोग देख रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल हुआ है और ये स्टील बुलेट्स अफगानिस्तान के रास्ते से मिलिटेंटों के हाथ पहुंची है, जो कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो पैदा कर चुकी है। बटादुरिया का इलाका, ये फॉरेस्ट एरिया, इससे पहले भी सुर्खियों में रहा। तकरीबन 30-40 दिन तक बड़े पैमाने पर कॉर्डन क्रैकडाउन हुआ, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। और फिर आपको याद होगा कि किस तरीके से मिलिटेंटों ने रवा साल के इब्तिदा में ही इस पूरे इलाके के अंदर दहशत मचा दी थी। डांगली गांव के अंदर जब वहां पर मुसल्लह अफराद आए थे, गोली चलाई थी, उनका भी अभी कोई अता पता नहीं है। तो कुल मिलाकर जम्मू सूबे का ये जो इलाका है इसे आप रेड जोन में भी फिलहाल रखिएगा, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसियां फिजा से लेकर जमीन तक वहां पर नजर रख रही है। हथियार लेने की बात सामने आ रही है, स्टील बुलेट्स की खबर सामने आ रही है। तो हम आईजीपी जम्मू जोन का मानना है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट शुरू कर दिए गए हैं, बैक एंड पर इंटेलिजेंस है, बाकी सारे लोग ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पर आएंगे तो इलेक्शन की बात आपको बताएंगे, कौन सा इलेक्शन हुआ, रात देर के जश्न कहां पर था, आने वाले दिनों में इलेक्शन कहां पर होगा। छोटा सा ब्रेक के बाद जो रिजल्ट जब आएगा उसकी जब घोषणा की जाएगी।